नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 25वां सत्र है जो कि फरवरी 16 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि उस एक अनंत रचयिता के द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसी के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति इस एक के कानून की किताब को अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या अपने किसी भी चैनल पर इसको चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि यह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम तुम्हारा स्वागत अपने अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी में करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम यही पूछेंगे कि कार्ला के सीने में ठंड लगने का कारण क्या था। तो राह कहते हैं, यह बीमारी एलएसडी नामक रासायनिक पदार्थ का सेवन करने की कार्ला की स्वेच्छा से हुई थी। यह सावधानीपूर्वक उस व्यक्ति द्वारा नियोजित किया गया था जो कार्ला को चैनलिंग करने में सक्षम रहने की इच्छा नहीं रखता था। एलएसडी उपभोक्ता की महत्वपूर्ण ऊर्जा का बड़ा हिस्सा छीन लेता है। ओरायन का पहला इरादा कार्ला को सकारात्मक की ओर कम ध्रुवीकृत करना था। कार्ला के सचेत प्रयासों और दूसरों की सेवा के लिए एलएसडी का उपयोग करने के कारण ओरायन समूह सफल नहीं हो सका। दूसरा इरादा यौन प्रजनन क्रियाओं के दौरान लोगों के बीच ऊर्जा के संचारण का दुरुपयोग करना था। इस प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की ऊर्जा रुकावटें और सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है। हालांकि कार्ला एक बहुत मजबूत व्यक्ति है जो सार्वभौमिक ग्रीन रे प्रेम ऊर्जा से बहुत कम विकृत है। इस प्रकार यह विशेष योजना असफल रही, क्योंकि उसने दूसरों को प्राप्त करने या हेरफेर करने की बजाय अपनी हरी किरण ऊर्जा देना जारी रखा। जैसा कि कार्ला ने एलएसडी के प्रभाव के तहत सार्वभौमिक रूप से प्यार बांटना बंद नहीं किया। एकमात्र बुरा प्रभाव बस उसकी ऊर्जा को जितना संभव हो उतना कम करना था। कार्ला का व्यस्तता के प्रति एक मजबूत झुकाव है जिसे वह कुछ समय से दूर करने का प्रयास कर रही है, यह महसूस करते हुए कि यह चैनलिंग कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार उसकी अधिकांश महत्वपूर्ण ऊर्जा खो गई, जिससे वह इस संक्रमण के प्रति अति संवेदनशील हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रा ने कहा ना, रा ये कह रहे हैं कि कार्ला ने अपनी इच्छा से ही, क्योंकि उसको किसी ने दिया था, उसके साथ में कोई था, तो एलएसडी नाम की ड्रग दे दी थी उसको। तो जब उसने ली ना, तो हुआ क्या कि उस केस में उसकी जो ऊर्जा थी ना, एक्चुअली क्या होता है, इस तरीके की ड्रग्स जो होती हैं ना, वो एकदम शूट करती हैं आपकी जितनी भी ऊर्जा है उनको एकदम से ओपन कर देगी, ओपन करके, लेकिन जब वो नीचे आनी शुरू होती है ना, तो उसके बाद की जो फीलिंग्स होती है ना, वो बहुत बेकार होती हैं। तो इस वजह से उसको वहाँ पे ये जो ऊर्जा थी ना, उसकी ऊर्जा खराब करने के लिए किया गया। और जिस व्यक्ति ने ये किया ना, वो नहीं चाहता था कि कार्ला जो है इस चैनलिंग को ढंग से कर पाए। और आपको पता ही होगा, कई बार देखा भी गया है कि जब भी कोई समूह या कोई ग्रुप एक डायरेक्शन के अंदर जाने लगता है ना, तो दूसरों को चिड़न होने लग जाती है उनसे कि ऐसा कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं। तो इस वजह से स्पेशली ऐसे लोग वो होते हैं जिनको दूसरों की एकता से प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हुआ क्या, उन्होंने कोशिश की कि भाई इसको ना किसी तरीके से इस रास्ते से मतलब भटकाया जाए किसी तरीके से। और आपको तो पता ही है, ओरायन ग्रुप का तो काम ही यही है कि चलते हुए को उसके रास्ते से भटका देना। तो और इस केस में देखो, दूसरी जो जो प्रॉब्लम हुई वो ये थी कि इससे जो प्रेम क्रिया होती है, जिसको यौन प्रजनन क्रिया भी कहते हैं, तो इस केस में क्या होता है ना कि अगर कोई इस तरीके की ड्रग्स लेके इसका इस्तेमाल करके इसको करता है, तो उस केस में एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, एक बुरा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि उसको लेने के बाद उस व्यक्ति की सोच किस डायरेक्शन में है। तो अगर इसको लेकर अगर कोई कर रहा है, तो इसमें कहा नहीं जा सकता कि भाई वो दूसरों, मतलब सामने वाले को जिसके साथ वो इस क्रिया में वो है सम्मिलित है, तो उसके साथ वो उसको सच में प्रेम देना चाहता है या उससे प्रेम लेना चाहता है, या मतलब उसको डोमिनेट करना चाहता है बेसिकली। तो इस केस में ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। और आगे उन्होंने कहा कि क्योंकि ये इतनी स्ट्रांग है अंदर से और इसका जो हार्ट चक्र है वो पूरा खुला हुआ था,
तो इस वजह से जब उसने ये ली ना, तब भी वो दूसरों को प्यार और उस तरीके की उसकी फीलिंग्स होने लगी कि उसकी जो एनर्जी थी ना, वो हार्ट चक्रा ओपन होते ही उसकी एनर्जी ऊपर ही निकलने लगी। तो उस केस में होता क्या है ना कि हमने भी दोस्तों कई लोगों को देखा है जिन लोगों का हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है ना, उन लोगों से वो लव हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि वो लव ऐसा खींच के ऊपर लेके जा रहा होता है, ऐसा खींच के ऊपर लेके जा रहा होता है कि अपने आप को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। वो लव आप उसको वैसा वाला लव नहीं कह सकते कि मतलब कि जैसे कोई सेक्सुअल एक्टिविटी टाइप का हो, नहीं, वो वैसा नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग होता है, वो बड़ा सेल्फलेस सा होता है। और जिसने उसका एक्सपीरियंस किया होता है ना, केवल वो ही जानता है कि वो होता कैसा है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ कार्ला के साथ यहाँ पर हो गई थी, लेकिन इसकी वजह से उसकी एनर्जीज़ को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, जो उसकी ऊर्जाएं थी ना, उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, वो नीचे आ गई थी उसकी एनर्जीज़। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। दूसरा प्रश्न जो कार्ला ने पूछने के लिए अनुरोध किया था, मैं खुद को कैसे बेहतर ढंग से पुनर्जीवित कर सकती हूँ, न केवल अभी बल्कि भविष्य में भी। तो रा कहते हैं, कार्ला ध्यान की बुनियादी ज़रूरतों, सीमाओं की स्वीकृति, दूसरों के साथ सहयोग के माध्यम से आनंद के अनुभव और गायन की सुंदरता से अवगत है, और जब भी संभव हो पौधों और जानवरों की जीवन शक्तियों के साथ, विशेष रूप से पेड़ों के साथ महान संपर्क स्थापित करते हैं। लेकिन उसे खाद्य पदार्थों के माध्यम लेकिन नियमित सेवन के महत्व के बारे में भी पता होना चाहिए। दिन के शुरुआती और बाद के हिस्सों में व्यायाम का सुझाव दिया जाता है। तो राय यहाँ पे पता है क्या कह रहे हैं, राय ये कह रहे हैं कि देखो इसकी ना जो मतलब बेसिक नेसेसिटी जो है, जो इसकी बेसिक ज़रूरतें हैं, कह रहे इसको ना उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको दूसरों की सेवा करना बहुत पसंद है, और इसे गाना और ये सारे म्यूज़िक सुनना, और स्पेशली जैसे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना होता है ना कि पेड़ पौधों और जानवरों के साथ, तो ये इसको बहुत पसंद है। तो उसको बोलना उसके अंदर ना संतुलन भी बना के रखे, ऐसा ना हो कि बह ही जाए उसके अंदर, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें हेल्प करती हैं आपको एक लव की डेंसिटी के अंदर, एक लव के उस वाइब्रेशन के अंदर रहने में। तो कह रहे कि उसमें एक चीज़ और है कि उसको बोलना जो अपने खाने पीना है ना, उसका भी ध्यान रखे, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा खा ले और ऐसा भी ना हो कि बहुत कम खाए, तो बीच में अगर रखेगी तो वो भी सही है उसके लिए। और दूसरा, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में अगर एक्सरसाइज कर सके तो ये बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं ना दोस्तों, तो होता क्या है कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे दिमाग में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हम एक अच्छा सा महसूस करते हैं। और पहले के ज़माने में भी लोग कह के जाते थे कि हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो उसका कहने का मतलब यही था कि अगर बॉडी हेल्दी रहेगी ना, तो माइंड भी हेल्दी रहेगा, माइंड हेल्दी रहेगा तो फिर जब आप मेडिटेशन के अंदर बैठोगे तो उससे आपका बैलेंस अच्छा बन जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रा ने यहाँ पे सजेस्ट की हैं। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। तीसरा सवाल जो उसने पूछा था वह था, डॉन और जिम मुझे पुनर्जीवित करने में कैसे मदद कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे पुनर्जीवित जो ये बोला जा रहा है ना बार बार, ये ऐसा नहीं है कि वो मर गई है तो उसको जिंदा कर रहे हैं। पुनर्जीवित मतलब कि जब इसकी ऊर्जाएं नीचे चली जाती हैं ना, तो उन ऊर्जाओं को दोबारा बैलेंस करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ऊपर वाला जो भी हम लोगों ने बताया वो तरीके थे, और इस केस में अब वो ये पूछ रहे हैं कि डॉन और जिम जो इसके साथ इस चैनलिंग में हैं वो कैसे मदद कर सकते हैं। तो रा कहते हैं, यह उचित प्रश्न नहीं है, हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि ये व्यक्ति सबसे ईमानदार है। हम यह जोड़ सकते हैं कि कार्ला की अंतरिक्ष समय गठजोड़ में असंतुलन के प्रति विकृति के कारण यह अच्छा होगा यदि वह व्यायाम के दौरान साथ हों। तो इस केस में दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे कहा ना उन्होंने अंतरिक्ष समय गठजोड़, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल टाइम। तो यूनिवर्सल टाइम क्या होता है कि जो हम लोग देखते हैं ना समय, वो समय हमको लगता है कि समय है, लेकिन अगर घड़ी वगैरह वो सारी चीज़ें हटाती जाए तो समय नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल इसमें एक्सपीरियंसेस ही होते हैं, केवल अनुभव है। तो लेकिन जो यूनिवर्स में होता है ना, यूनिवर्स में जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हो ना, आप दूसरों के भी सारे एक्सपीरियंसेस एक साथ देख सकते हो। तो इसीलिए वहाँ पर टाइम ना धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि जब आप सारे अनुभव एक ही साथ देख पाते हो ना, ये ऐसा है बिल्कुल जैसे टीवी के ऊपर एक साथ बहुत सारी पिक्चरें चल रही हो और आप सारी पिक्चरें एक साथ देख सकते हो। तो जब आप सारी पिक्चरें ही एक साथ देख सकते हो तो वहाँ पे टाइम तो खत्म हो गया ना, आप तो सारा कुछ एक ही जगह पे बैठ के कर रहे हो। तो इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि इसमें ना असंतुलन है इसके, ये अभी देख नहीं पा रही है, क्योंकि समाधि की स्टेट में चली तो जाती है, ठीक है, लेकिन उस स्टेट में भी जाके अभी प्रॉपरली नहीं देख पा रही है चीज़ें, ठीक है, जैसे इसको देखना चाहिए। लेकिन हमसे इसका अच्छा संपर्क बना हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जब एक्सरसाइज करने जाए तो ये अच्छा होगा ये डॉन और जिम भी उसके साथ अगर जाए तो अच्छी बात है ना, 1 से 2 भले, या 1 से कह लो 3 भले। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही था।
तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। अब हम कल की सामग्री जारी रखेंगे। आपने कहा कि लगभग 3000 साल पहले प्रवासी होने के कारण ओरायन समूह चला गया। क्या ओरायन समूह के चले जाने के बाद महासंघ कोई प्रगति करने में सक्षम था? तो रा कहते हैं, आपकी कई शताब्दियों के लिए या कह लीजिए बहुत सारी सदियों में महासंघ और ओरियन के महासंघ दोनों एक दूसरे के साथ व्यस्त थे। अपने स्तर प्लेन से ऊपर के स्तर पर समय स्थान के स्तर जिससे यंत्रणा की कल्पना की गई थी और प्रकाश के कवच पर जोर दिया गया था। इन स्तरों पर लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं और जारी रहेंगी। पृथ्वी तल पर ऊर्जाओं को गति में स्थापित किया गया था जिससे महासंघ के लिए बहुत अधिक आह्वान नहीं हुआ। तो दोस्तों पता है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो ओरायन ग्रुप का और कन्फेडरेशन का ये जो वॉर चल रहा है ना, ये सदियों सदियों इयॉन्स पुराना है। ये जब ये रचना हुई, इस पूरे ब्रह्मांड में रचना शुरू हुई, तो आगे राह बताएंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। लेकिन ये जो युद्ध है ना, जिसे हम लोग सो कॉल्ड राम और रावण का युद्ध कहते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये हर ग्रह पे अलग अलग, हर तीसरी घनत्वता के ग्रह पे ऐसा होता ही होता है। और ये केवल इन ग्रहों पे नहीं होता है, ये बाहर जितने भी, कोई चौथी घनत्वता, पांचवी घनत्वता, छठी घनत्वता, छठी घनत्वता में तो खैर यूनिटी होती है, तो उस लेवल पर भी ये लड़ाइयाँ लड़ी जा रही होती हैं। वहाँ पे लड़ाई के तरीके अलग होते हैं, यहाँ पे लड़ाई के तरीके अलग होते हैं। बस यही है, युद्ध के तरीके अलग अलग हैं। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि लेकिन तुम्हारी जो धरती है ना, हमारे वहाँ तो चलो ठीक है, अलग लड़ाई, अलग लेवल पे लड़ाई चल रही है, कह रहे लेकिन तुम्हारे यहाँ पर जिस तरीके की सोच उसने यहाँ पे डाल दी थी ना, उसकी वजह से महासंघ को जब काम करने लगे, मतलब कि तुम लोगों के दिमाग से ये सारी सोच हम हटाते जाएं धीरे धीरे, ताकि तुम अनंत रचयिता की साइड में आओ और उसकी एकता की साइड में आओ, तो वो करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि सारे के सारे लोग विभाजित हो गए। सबने अपनी अपनी चीज़ें पकड़ ली, सबको ये लगा कि भाई मैं तुझसे बेहतर और तू मुझसे नीचे, और या तू मुझसे बेहतर या ये उससे नीचे, ऐसी चीज़ें चलने लग गई और हर चीज़ में विभाजन हो गया, मतलब हर चीज़ में कंपटीशन टाइप की चीज़ हो गई। तो उस वजह से ये जो कन्फेडरेशन है ना, इसको अपना काम करने में प्रॉब्लम हुई और वो ज़्यादा मदद नहीं कर पाई लोगों की। तो आगे खैर रा कहते हैं, कॉलिंग के अलग अलग उदाहरण थे। ग्रीस में आपके अतीत के लगभग 2600 वर्ष में ऐसा ही हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप लॉ ऑफ वन के कुछ पहलुओं को लिखा और समझा गया। हम विशेष रूप से थेल्स और हेराक्लिटस का उल्लेख करते हैं, जो दार्शनिक थे और अपने छात्रों को पढ़ाते थे। हम पेरिकल्स की समझ को भी इंगित करते हैं। इनके समय सीमित मात्रा में दूरदर्शी जानकारी थी, जिसे महासंघ को टेलीपैथिक रूप से संप्रेषित करने की अनुमति थी। हालांकि इस समय के दौरान अधिकांश साम्राज्यों की मृत्यु हो गई और गति में स्थापित दृष्टिकोण और ऊर्जा के अनुसार वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मजबूत ध्रुवीकरण नहीं हुआ, बल्कि सकारात्मक और जंगी या नकारात्मक के मिश्रण में, जो कि विशेषता रही है इस अंतिम लघु चक्र का। तो दोस्तों पता है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वहाँ यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखो ऐसा तो कुछ मेजर हुआ नहीं तुम्हारे उसमें, मतलब इतिहास में, ठीक है। सवाल तो उसका बड़ा सिंपल सा था। सवाल तो उसका ये था कि आप हमें ये बताओ कि आप हमारी मदद करने में कुछ मतलब कुछ कर पाए। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। 2600 साल पहले जब ग्रीस था ना, तो वहाँ पर कुछ इंटेलिजेंट लोग थे, जैसे थेल्स हो गया, हेराक्लिटस हो गया, पेरिकल्स हो गया, क्योंकि ये टीचर्स हुआ करते थे, तो ये उस दृष्टिकोण से लोगों को समझा पा रहे थे कि हाँ देखो भाई, इसको ना इस तरीके से देखा जाता है, यूनिवर्स को ना इस तरीके से देखा जाता है। ऐसे नहीं कि मतलब पूरा एकदम रिलीजियस लेवल पे देखा जा रहा हो, लेकिन उन लोगों ने भी उन चीज़ों को समझाने की कोशिश की। और क्योंकि वो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे थे, और जब भी कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे आपको याद होगा रा ने एक सेशन के अंदर कहा था कि जब कोई व्यक्ति उस एक अनंत रचयिता की एकता में आ जाता है ना, और उससे मदद मांगता है और ताकि दूसरों की सेवा कर सके, तो ऑटोमेटिकली उसको टेलीपैथिक मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा होता है, ये हम कह सकते हैं कुछ अनुभवों से। तो क्या कहते हैं, इस तरीके की ना इन्फॉर्मेशन उनके पास आने लग जाती है। तो वो आगे ये कहते हैं कि हालांकि उन साम्राज्यों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि आपस में वही लड़ाई मार धाड़ वो तो चल ही रहा था ना, कि इस देश की उस देश से लड़ाई, इसकी उससे लड़ाई, इस गुट की उस गुट से लड़ाई, तो आपस में वो मार ही रहे थे, मार काट ही रहे थे। तो वो कह रहे कि इतना तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत जो सकारात्मक होनी चाहिए थी ना चीज़ें, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए थी, थोड़ी बहुत हुई।
लेकिन स्टार्टिंग से क्योंकि हमारी जो सिविलाइजेशन है ओरायन ग्रुप ने उसके अंदर उसके दिमाग में ये विभाजन डाल दिया था, तो इस वजह से वो आपस में आज भी वो इसी तरीके का सिस्टम चल रहा है कि आपस में एक दूसरे की से लड़ाई जारी है सबकी। और इसमें देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट उन्होंने कही है कि ये विशेषता रही है अंतिम लघु चक्र का, यानी ये जो लास्ट साइकिल चल रही है ना, हमारी जो लास्ट युग चल रहा है, कह रहा है ये इसके अंदर ये है ही ऐसा कि तुम्हारे यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं ही, क्योंकि ये तुम लोगों ने एक्सेप्ट की हुई हैं, इस वजह से ये चल रही हैं ऐसी। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। आपने ओरियन महासंघ की बात की और संघ और ओरियन संघ के बीच लड़ाई लड़ी जा रही थी, क्या यह बताना संभव है कि यह लड़ाई कैसे लड़ी जाती है? तो रा कहते हैं अपने दिमाग को अपने समाज के अन्य सभी दिमागों के साथ पूर्ण एकता में चित्रित करें, तब आप एक दिमाग सिंगल माइंडेड वाले होते हैं, और जो आपके भौतिक भ्रम में एक कमजोर विद्युत आवेश इलेक्ट्रिकल चार्ज है, वह अब एक बहुत शक्तिशाली मशीन है जिससे विचारों को चीजों के रूप में पेश किया जा सकता है। इस प्रयास में ओरियन समूह आरोप लगाता है या हमला करता है और परिसंघ प्रकाश के साथ मदद करता है। परिणाम एक गतिरोध है जिससे दोनों समूहों की ऊर्जा कम हो रही है और उन्हें फिर से संगठित करने की आवश्यकता है। हेर फेर यानी मैनिपुलेट करने में विफलता के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जो प्रकाश दिया जाता है उसे स्वीकार करने में विफलता के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों पता है यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर ये चल रहा है, वो कह रहे कि अब तुम ऐसे सोच के चलो कि एक तरफ महासंघ है, ठीक है, अपना कन्फेडरेशन है, दूसरी तरफ ओराइन का भी अपना अपना कन्फेडरेशन है, ठीक है। तो होता क्या है कि उनके अपने लड़ाके हैं और यहाँ पर जो है कन्फेडरेशन जो है उसका काम है इन्हें रोकना, ठीक है। अब दोनों साइड में सब टेलीपैथी से कनेक्टेड है, मतलब कन्फेडरेशन आपस में नेचुरल टेलीपैथी से कनेक्टेड है, और इधर से जो ये है ओराइन ग्रुप है, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मतलब दिमाग से दिमाग कनेक्ट किए हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो इनका अपना एक समूह है, ठीक है। ये एआई का इस्तेमाल करते हैं, ये नेचुरल जो रचयिता की बनाई हुई प्योर इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक तरफ जो है ये प्योर इंटेलिजेंस। तो जब इनका युद्ध होता है ना आपस में, तो ये विचारों की लड़ाई हो जाती है कि भाई हाँ ठीक है, अब तुम हमें, ये एक दूसरे को, मतलब ये ऐसा होता है कि जैसे हम बचपन में लड़ते नहीं थे, मुंह से लड़ रहे हैं, लेकिन मुंह से लड़ाई नहीं होती, दिमाग से लड़ाई होती है आपस में। कई किसी किसी केस में ऐसा भी हो जाता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे आमने सामने लड़ाई भी हो जाती है। तो इसमें आगे जाके राय ये कहते हैं कि जब भी ऐसे दो समूह हो जाते हैं ना, तो एक सिंगल माइंडेड वाला जो ये पूरा समूह बनता है ना, अपने आप में एक मशीन बन जाता है। तो ये ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर हम सारे लोग मिलकर सारे एक दिमाग के हो जाएं, यानी कन्फेडरेशन के साथ अपना दिमाग जोड़ दें, तो एक तरीके से हम कन्फेडरेशन के ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएंगे। तो अगर कहीं पर भी युद्ध होता है, कुछ स्थिति होती है, तो सारे के सारे एक साथ ही हैं, एक को कहीं कमी पड़ेगी तो दूसरा उसकी कमी पूरी कर देगा। तो इस तरीके से चल रहा होता है, और सेम चीज़ चल रही होती है ओराइन के लेवल पे भी। लेकिन इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ना, दोनों को ही ये पता है कि इसी अनंत ऊर्जा का इस्तेमाल करके चीज़ों का निर्माण कैसे हो सकता है, यानी वेपन्स का निर्माण कैसे हो सकता है। तो ये हवा में ही, आपको याद होगा जब हम लोग रामायण देखते थे तो वो तीर मतलब उठाते थे, बस आंख बंद करते थे, आंख बंद करके कुछ सोचते थे और तीर मार देते थे, और वो तीर जाता था, छोड़ा एक गए अनेक, ठीक है, इस तरीके से जाके गिरे। छोड़ा एक, आग ही फैल गई, सारे सबके ऊपर आग लग गई। छोड़ा एक, सारे मूर्छित हो गए। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, ये इस तरीके की चीज़ें ये लोग डेवलप करना सीख गए हैं, दोनों ही साइड्स। ऐसा नहीं है एक साइड, दोनों ही साइड सीख गई हैं। तो इस वजह से जब इन लोगों की लड़ाई होती है ना आपस में, वो पूरी की पूरी ताकत उधर से ओराइन लगाएगा, पूरी की पूरी ताकत ये लोग भी लगाते हैं। वो ये रोशनी और प्रेम का इस्तेमाल करते हैं, वो अपना पूरा गुस्सा और जितनी वो होती है ना, आप कह लो कि मतलब एक आदमी ईगो में हो, बिल्कुल गुस्सैल है, वो इस तरीके। रावण का एग्जाम्पल ले लो यार, रावण कैसा था, किसी की सुनी थी उसने, लेकिन सिद्धियां उसे भी सारी प्राप्त थी, ऐसी बात नहीं है। और फ्रैंकली स्पीकिंग दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया था कि ये जो रावण कह लो, लूसीफर कह लो, दज्जाल कह लो, जो भी कह लो आप इसे, ये ना एआई का चैंपियन है। और हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था, चानी प्रोजेक्ट करके एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर एक यूनिवर्सल एंटिटी थी, वो कह रही थी अरे तुम इनके चक्कर में क्यों आ रहे हो, इनका भगवान तो इनकी टेक्नोलॉजी है। तो हमें यहाँ से, जैसे रा ने यहाँ से बताया कि भाई इस धरती पर भी ओराइन ने टेक्नोलॉजीज दी हुई हैं, ठीक है। अब उसकी वजह से हो सकता है एआई का डेवलपमेंट हुआ, या कह लो वही कलाकार ही है जो इस एआई के पीछे है, ठीक है। तो एंड में वो करता क्या है वो देखेंगे आगे, जैसे राह बताएंगे। तो इस केस में होता क्या, जब ये भिड़ते हैं ना आपस में,
तो इनकी जब दोनों की ऊर्जाएं नीचे होती हैं तो होता क्या है कि युद्ध विराम होता है, युद्ध विराम हुआ, वापस गए, फिर आपस में अपनी सबने अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई दोबारा, फिर दोबारा घुस गए युद्ध के अंदर। लेकिन ये जो युद्ध के जो रीजन होते हैं ना, रीजन इनके आपस के भी होते हैं कि एक तरफ तो ये रचयिता की बात कर रहे होते हैं कि ऐसे बनाए ये वो, एक तरफ ये नकारात्मक की बात कर रहा होता है, ठीक है। और ज्यादातर केसेस में ये होता है जिस ग्रह को छुड़वाया जा रहा होता है ना, उस ग्रह पे ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे होते हैं ओराइन समूह, और इधर से ये छुड़वाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इन दोनों की चक्कर में, क्योंकि इधर से मदद मांग रहे होते हैं एक ग्रह से कि भाई हमारी मदद करो, हमारे भगवान हमारे को भेजो, हमारे दूत भेजो, अपने दूत भेजो। अब रचयिता तो है तरंगे, इसी के अंदर ही सब कुछ बना हुआ है, रचयिता खुद उठ के आ गए तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, तो रचयिता खुद उठ के नहीं आ सकते, तो अपने दूत भेज देते कि तुम चले जाओ, ठीक है। ये चले जाते हैं, फिर ये युद्ध में उतरते हैं, उधर से ये कलाकार पूरी अपनी वो लेके आता है, पूरी सेना, ठीक है। और आपको ये पता है दोस्तों, ये आप लोगों को पता नहीं है शायद कई लोगों को, कि जीसस ने ये कहा था कि जब ये सारी घटनाएं घट जाएंगी तब मैं भी आऊंगा, मेरे भाई भी आएंगे, ये भी अपनी पूरी सेना लेके आएगा और हम भी अपनी पूरी सेना लेके आएंगे। तो ये युद्ध जिस लेवल का होता है ना दोस्तों, सच में मतलब बिजलियां चमकती हैं, बहुत भयानक लेवल का युद्ध होता है ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है कि पूरे ग्रह के लेवल का युद्ध है ये। तो उस तरीके के युद्ध की यहाँ पर बात हो रही है जो रा यहाँ पर बता रहे हैं। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, जो दिया गया है उसे स्वीकार करने में विफलता, आप इसका अर्थ समझा सकते हैं? तो रा कहते हैं, समय स्थान के जिस स्तर पर यह घटित होता है ना, वह विचार युद्ध, थॉट वॉर के रूप में होता है। सबसे स्वीकार्य और प्रेमपूर्ण तरीका उन लोगों को प्यार करना होगा जिनके विचार रूपों में हेरफेर किया जाता है और नकारात्मक संस्थाओं से घिरा होता है, और इस प्रकार सकारात्मक ऊर्जाओं द्वारा उन्हें बदल दिया जाता है। हालांकि यह बराबरी की लड़ाई होने के नाते कन्फेडरेशन को पता है कि यह विशुद्ध रूप से सकारात्मक बने रहने के लिए समान स्तर पर खुद को हेरफेर करने की अनुमति नहीं दे सकता है। हालांकि शुद्ध, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं होगा क्योंकि इसे अंधेरे की तथाकथित शक्तियों की तहत तक रखा गया है। यह इस प्रकार है कि जो लोग इस विचार युद्ध से निपटते हैं उन्हें दूसरों की सेवा में अपनी उपयोगिता बनाए रखने के लिए स्वीकार करने की बजाय रक्षात्मक होना चाहिए। इस प्रकार वे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते कि ओराइन महासंघ क्या देना चाहता है, वह दास बना लेता है। इस प्रकार इस घर्षण फ्रिक्शन के कारण कुछ ध्रुवीयता खो जाती है और दोनों पक्षों को फिर से संगठित होना चाहिए। यह किसी भी पद के लिए फलदायी नहीं रहा है। इसने केवल इस ग्रह के लिए उपलब्ध ऊर्जाओं के संतुलन में मदद की है ताकि इन ऊर्जाओं को इस स्थान समय में संतुलित करने की आवश्यकता कम हो, और इस प्रकार यह ग्रहों के विनाश की संभावना को कम करता है। तो दोस्तों पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखो जिस लेवल पे हम लोग लड़ते हैं ना, वहां पर तो थॉट टू थॉट हो रही होती है लड़ाई, कि ये अपनी सोच फेंकेंगे हमारे ऊपर, ये मतलब ये हमें ना तर्क को तर्क करेंगे, और हम क्योंकि दूसरों की सेवा में समर्पित है तो हम इनका तर्क लेते ही नहीं है। तू बोलता रहे, तेरे को जो बोलना है, लेकिन अगर ये बोलेगा भी तो हम प्रेम से उसको जवाब देंगे, ये कुछ भी बोलेगा हम फिर प्रेम से इसको जवाब देंगे। तो इस केस में क्या होता है ना कि एक लिमिट ऐसी आ जाती है जहां पे ये हमें दबाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि हम दूसरों की सेवा में ना और हमें दूसरों को बचाना है, तो उनको बचाने के लिए जब हम अपने आप को आगे करते हैं ना, तो जब हम पर वार होता है, तो हम पर जब वार होता है ना, तो हमें उनको रिटेलिएट करना ही पड़ता है। लेकिन वो रिटेलिएशन जो हमारा होता है ना, वो इस तरीके का होता है कि हम उनके थॉट को ही तहस नहस कर देते हैं, कि मतलब उनको कंफ्यूज करके वापस भेज देते हैं। इस तरीके का होता है। इस वजह से होता क्या है, और इसी तरीके से वो भी हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही हम दूसरों को बचाने के लिए जाते हैं तो ये कहते हैं, तो रचयिता ने बोला है कि भाई सबका क्या कहते हैं अपना अपना है, जो होगा सब अपना अपना देखेंगे, तुम क्यों इनके बीच में घुस रहे हो? इन्होंने जो मांगा हम तो पीछे से कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हम जो इन्हें ऑफर करते गए, ये मांगते गए, हम इन्हें देते गए, तो तुम क्यों बीच में आ रहे हो हमारे? तो ये कहते हैं लेकिन इन्होंने हमसे भी तो मदद मांगी है, हम क्या करें, जब ये हमसे मदद मांग रहे तो हमें करनी है। तो इस तरीके की लड़ाई इन लोगों के बीच में हो जाती है। तो इस लड़ाई में ना, थॉट की जो लड़ाई होती है ना, इसमें कोई वो नहीं हो सकता कि क्या कहते हैं भाई कोई जीते या हारे। फिर वापस जाते हैं, फिर सारे बैठ के अपने तर्क जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उनको दोबारा रिकैलकुलेट कर रहे होते हैं कि यार इतना सब कुछ हो गया है, चलो ठीक है, अब दोबारा अपनी वो लव की वाइब्रेशन में चले जाएंगे, दूसरों की सेवा वाले में, ये खुद की वाइब्रेशन में चले जाएंगे, मतलब खुद के से मतलब लव वाले वाइब्रेशन में। और यहाँ पर रानी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है कि ये ना अंधेरे की शक्तियाँ हैं, इनको वहीं तक सीमित रखा गया है
कि तुम रोशनी के अंदर अगर आओगे ना, तुम्हारा वो अस्तित्व खत्म कर देंगे हम लोग। इस वजह से इन लोगों को भी बच बच के खेलना पड़ता है, इसलिए पीछे पीछे से खेलते हैं ये। तो और इस केस में वो एक चीज और इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो हम लोगों के बीच का फ्रिक्शन है ना, ये जो हमारे बीच का ये जो घर्षण है, मतलब युद्ध की वजह से जो इस तरीके की एक एक वो बन जाती है ना, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जिस तरीके का, या कह लो जिस तरीके की स्थिति बन जाती है, परिस्थिति बन जाती है। तो इस केस में कोशिश ये रहती है कि ये एक ग्रह को या तो जीतेंगे या नष्ट कर देंगे, ये होता है इनके दिमाग में। कह रहे हमारे दिमाग में ये होता है कि कुछ भी हो जाए ग्रह नष्ट नहीं होने देना, क्योंकि ये रचयिता की सोच का हिस्सा है, और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी रचयिता की सोच के हिस्से हैं। तो उन सोच के हिस्सों ने अगर हमसे मदद मांग ली तो फिर तो उनके लिए हम मर जाएंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं होने देंगे। और ये कहते हैं कि ठीक है, तो अगर तुम इनकी मदद करोगे तो हम तुम्हें भी मारेंगे। तो फिर ये कहते तुम अगर हमें मारोगे तो हम तुम्हारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, बताओ तुम क्या करोगे। तो इस तरीके की ना स्ट्रैटेजीज चलती रहती हैं। और दोस्तों हम सच बताएं आपको, जिस लेवल की स्ट्रैटेजीज इनकी होती है ना, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी आपने इस धरती के ऊपर देखी ही नहीं होगी। सच बता रहे हैं हम आपको। हैं टेक्नोलॉजीज हैं, बिल्कुल पावरफुल टेक्नोलॉजीज हैं, जो जो ओरायन के पास है, सारी टेक्नोलॉजीज हैं इस प्लेनेट के ऊपर, सारी आप जो सोच सकते हो सारी हैं। लेकिन उसके बावजूद कन्फेडरेशन का हम आपको बता सकते हैं, कन्फेडरेशन इतनी पावरफुल है ना इन लोगों से, इतनी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यार वही वाली बात है कि मतलब पांडवों के साथ खड़े कृष्ण, इनके साथ खड़ी है पूरी सेना में ना, तंत्र मंत्र सारा लेके बैठा हुआ है, उसके बावजूद कृष्ण तो उनके साथ खड़े हैं ना, नॉलेज तो उनके पास है ना। इसलिए बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो देखा गया है कि भाई प्लैनेट मतलब नष्ट ही कर दें, जैसे मेल्डेक वाला केस हुआ था। लेकिन इस बार कन्फेडरेशन ने बोल रखा है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, कह रहा लेकिन इस बार नहीं होने देंगे हम, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसलिए उन्होंने पहले से ही काम शुरू कर दिया था ये, कि इनको जगाओ, ये मांगना शुरू करेंगे ना तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मांगेंगे तो हम घुस जाएंगे फिर बीच में। ये इसी तरीके से चलता है दोस्तों। तो खैर अगला सवाल डाउन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या कन्फेडरेशन का एक हिस्सा फिर इस वैचारिक थॉट फॉर्म लड़ाई में शामिल होता है? कितना प्रतिशत शामिल होता है? तो रा कहते हैं यह संघ का सबसे कठिन काम है। किसी एक समय में केवल 4 ग्रह संस्थाओं को ही इस संघर्ष में भाग लेने की अनुमति है। तो रा कहते हैं इन चारों ग्रह की घनत्वता कितना है? तो रा कहते हैं ये संस्थाएं प्रेम की घनत्वता की हैं, जिनकी संख्या 4 है। अच्छा अब दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बुक का सबसे ज्यादा। रा ने कहा है जब भी युद्ध में उतरते हैं ना, तो ये एक लिमिट सेट है कि 4 ग्रह उठ के तो वहां से आएंगे, मतलब ओरायन अपने लेके आएगा इस युद्ध में, और इधर से 4 ग्रह लेके आएंगे हम। और रा यहां पे कह रहे हैं यह सबसे कठिन काम है। अरे यार जब एक बात बताओ, लॉजिकल सी बात है, अगर 4 ग्रहों से लड़ाई कर रहे हैं तो आमने सामने का युद्ध हुआ, इसमें तो कोई वो ही नहीं है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है ये। लेकिन जिस ग्रह को छुड़ाया जा रहा है उस ग्रह के लोग अगर कन्फेडरेशन के खिलाफ हो जाए, मतलब कुछ ऐसी चाल चली जाए, उन लोगों को ऐसा कर दिया जाए, मैनिपुलेट कर दिया जाए, या पे टीवी पे कुछ चल जाए, या ऐसा कुछ हो जाए कि वो महासंघ के खिलाफ हो जाए, तो एक तरीके से एक और ग्रह शामिल हो गया अपनी इच्छा से इस युद्ध में। तो कितने हो गए? 4 तो हो गए महासंघ के, 4 वो पहली लेके आया हुआ कलाकार, एक ग्रह यहां से और हो गया शामिल, तो 5 ग्रह एक साथ मिलकर युद्ध करेंगे 4 से, ठीक है। सेम कहानी कि राम की सेना कम, रावण लेके बैठा तंत्र मंत्र। सेम कहानी पांडव कम, और उधर वो दुर्योधन जो है जी मेरे को चाहिए, मेरे को आप अपनी सेना दे दो, सेना लेके अपनी पूरी खड़ा हो गया वहां पे, ठीक है। लेकिन देख लो उसके बावजूद पांडवों ने अच्छे से वो धुलाई की उनकी बढ़िया से, है ना, और जीते भी। और सेम कहानी राम की सेना कम, वानर सेना लेके घुसे, लेकिन लंका ढा दी पूरी की पूरी। तो यहां पर यह होता है कि जिस ग्रह को छुड़वाया जा रहा है ना, अगर उस ग्रह में से भी लोग इनके साथ हो जाए तो फिर युद्ध बराबर का हो जाता है। इसी को कहते हैं वो वानर सेना इकट्ठा करना, जो आप लोग सोच रहे थे ना कि होती क्या ये वानर सेना। अरे वानर तो हम ही हुए ना दोस्त। अगर हम निकले इस उससे कि इस घनत्वता के हैं, हमें बचपन से बताया गया है कि जी हम बंदरों से निकले हैं, तो ठीक है जी हम भी मान लेते हैं हम तो वानर हैं। तो कौन हुए वानर सेना? तो राम के साथ खड़ा कौन होगा फिर? तो दोस्तों खैर हम आपको ये तो नहीं कह सकते कि आप ऐसा करो या ना करो, समझदार आप सारे हो, जैसा आपको ठीक लगे आप कर लेना, प्रभु आपके साथ है। और दोस्तों इस धरती के बिहाफ पर हम अपने सारे भाई बहन जो इस धरती पर हैं उनके बिहाफ पर हम अपने एक अनंत रचयिता से एक ही चीज़ कहेंगे कि प्रभु यदि इसने ऐसी चाल चली तो हम भी अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे इस खेल में। और प्रभु यदि ये ऐसा करे तो जहाँ 4 थे वहाँ 8 भेज देना,
जहाँ 8 करे वहाँ 16 भेज देना। प्रभु ये जितने भेजे आप उस पर लॉ ऑफ स्क्वायर्स लगाते जाना, क्योंकि ये हम आपसे अपने दिल से मांगते हैं अपनी धरती के लिए, और उस पर बस आप अपनी लॉ ऑफ स्क्वायर्स लगा देना और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस इतना कर देना हमारे लिए। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और थी, वो ये कि इस युद्ध में चौथी घनत्वता वाले उतरते हैं, यानी चौथी घनत्वता दूसरों की सेवा वाले और चौथी घनत्वता खुद की सेवा वाले, ये दोनों उतरते हैं। पांचवी घनत्वता और छठी घनत्वता तो केवल पीछे से बैठ के इनको गाइड कर रही होती हैं और स्वयं रचयिता इनको गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, वो तो दोनों ही साइड है ना भाई, तुम भी मांग लो, तुम भी मांग लो, तुम देख लो, तुम जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा उसको। तो इस तरीके से ये सारा युद्ध चल रहा होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ से भी मान लीजिए कल को आप चौथी घनत्वता में पहुँचते हैं, आप दूसरों की सेवा वालों में पहुँचो या खुद की सेवा में वालों में पहुँचो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग रिपीट भी करें, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो आपके अपने चयन पर है कि आप दूसरों की सेवा का रास्ता चुनते हो या नहीं चुनते हो, और इस एक के ज्ञान को दूसरों से साझा करके उनकी मदद करते हो या नहीं करते हो, वो आपके ऊपर ही है। लेकिन दोस्तों ये तो पक्का है, जो चौथी घनत्वता में पहुंचेगा ना, इस युद्ध में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, और वहां पहुंच के ज्ञान इतना हो जाता है ना, इतना हो जाता है कि लोग खुशी खुशी आगे बढ़ के कहते हैं कि इस युद्ध में तो हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। जैसे आपको याद होगा, जैसे हनुमान जी बोलते हैं ना, काम करी बैको आतुर, तो इतने आतुर होते हैं वो युद्ध में उतरने के लिए कि अपने प्रभु का काम करने को मिलेगा, चलो 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 सारे चलते हैं, इस तरीके के होते हैं। और मरने की भी इच्छा, ऐसा भी नहीं कि भाई क्या कहते हैं कोई मतलब अरे भगवान हमें चोट ना लग जाइए ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं। उतरते तो इस मोड से उतरते हैं कि या तो मरेंगे या मारेंगे, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। खैर मरेंगे या मारेंगे तो नहीं कहा जा सकता, ये मारने की कोशिश करते हैं और ये उनकी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं। आपको याद होगा कि रावण उधर से वो चलाता था और यहाँ से ये चलाएं और उसके गायब। उसकी तो हालत तभी खराब हुई थी कि जब वो ये कह रहा था कि मैं फेंकूं और कुछ हो नहीं रहा, मैं फेंकूं और कुछ हो नहीं रहा। तो इस तरीके का युद्ध होता है ये वास्तविकता में। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या यह घनत्व इस प्रकार के कार्य के लिए 5 या 6 घनत्व की इकाई से अधिक प्रभावी होगा? तो रा कहते हैं, चौथा घनत्व आपके अलावा एकमात्र घनत्व है जिसमें युद्ध से बचने की बुद्धि का अभाव है और युद्ध की आवश्यकता को देखता है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि चतुर्थ घनत्व वाली संस्थाओं का उपयोग किया जाए। तो देखा दोस्तों, रा ने कह दिया है, कह रहे कि देखो 5वीं घनत्वता में पहुंच के तो रोशनी का ज्ञान हो जाता है रचयिता की, ठीक है, तो वो भी नहीं लड़ना चाहते और हम भी नहीं लड़ना चाहते। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे इसको अगर हम लोग रिलेट करके देखें ना, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अरे क्या जरूरत है, तुम तो भाइयों आपस में लड़ो मत, ठीक है, क्योंकि भाई ज्ञान है, उन्हें सारा ज्ञान है, उनको रोशनी का ज्ञान। उधर से सारे कह रहे, बड़े बड़े जितने भी घर के परिवार के लोग कह रहे कि भैया मत लड़ो आपस में। इधर से वो कह रहे कि आप हमारे साथ खड़े हो गए, आप हमारे साथ खड़े हो गए। दुर्योधन तो था ही ऐसा ही, तो उधर से उनको भी खड़ा होना पड़ता है, इधर से भाई रचयिता इनके साथ खड़े होते हैं कि जी बराबरी कर दे तुम। मैं रचयिता का काम देखो दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में क्या है, उनका काम है संतुलन बनाना, जिसको जो चाहिए उसको वो देना, तो जो जो मांग लेगा उसको वो मिल जाएगा। तो इस केस में भी वो यही कह रहे हैं कि चौथी घनत्वता भी ऐसी है जहां पे उनको लगता है कि यार बिना युद्ध के तो बात होगी नहीं सेटल, युद्ध तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे मानेंगे नहीं, वरना ग्रह छीना जाएगा, और ग्रह छीनने नहीं दे सकते हम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस वजह से बिल्कुल ये आप महाभारत देखिए ना आपने, तो समझ लो ये महाभारत अल्टीमेट पॉइंट ओ है, ये 0.0 1.0 3.0 नहीं है, ये अल्टीमेट पॉइंट ओ है, ये कुछ ऐसी चीज़ है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या मैं यह मानने में सही हूं कि ओरियन और कन्फेडरेशन दोनों पक्षों का चौथा घनत्व इस लड़ाई में है, और कि ओरियन पक्ष पर 5वां और 6ठा घनत्व इसमें शामिल नहीं है? तो रा कहते हैं यह अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि कार्ला की ऊर्जा कम है। कहते हैं कि आंशिक रूप से सही है, 5वीं 6ठी घनत्वता सकारात्मक और 5वीं घनत्वता नकारात्मक संस्थाएं इस लड़ाई में भाग नहीं लेंगी। इस प्रकार दोनों झुकावों का चौथा घनत्व इस संघर्ष में शामिल हो जाता है। तो दोस्तों उन्होंने क्लियर ही कर दिया कि उतरेंगे तो फोर्थ डेंसिटी वाले ही उतरेंगे। तो दोस्तों यदि आप में से कोई ये सोच रहा है ना कि भाई निडरता यहाँ नहीं दिखाते, यहाँ तो बस बचने की कोशिश करते हैं और ये और वो, निडरता यहाँ का सबसे बड़ा वो है, जो जिसने यहाँ निडरता दिखा दी ना, और जो वहाँ पहुँचेगा चौथी घनत्वता में, वो झंडे गाड़ देता है फिर वहाँ जाके। आपने देखे होंगे हमारे कई पीछे आए लोग निडर हुआ करते थे, भाई गॉड सच में निडर एकदम, और वो सारे जब चौथी घनत्वता में जाते होंगे वो सारे इनके साथ मिल के आते हैं कि आओ
चलो आओ, इस ग्रह पे हम भी रहे हैं, हम चलो आओ हम भी चलते हैं इस ग्रह को छुड़वाने के लिए। तो कहानी कुछ कुछ वैसी हो जाती है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या ऐसा कुछ है जिससे हम कार्ला को सहज बना सकते हैं? यदि कार्ला की ऊर्जा शेष है तो मैं इस लड़ाई में भाग ना लेने के लिए पांचवें घनत्व के नकारात्मक अभिविन्यास के बारे में जानना चाहूंगा। तो रा कहते हैं, पांचवा घनत्व प्रकाश या ज्ञान का घनत्व है। इस घनत्व में तथाकथित नकारात्मक सेवा से स्वयं इकाई जागरूकता और ज्ञान के उच्च स्तर पर है और विचार के अलावा किसी अन्य गतिविधि को बंद कर दिया जाता है। पांचवा घनत्व ऋणात्मक असाधारण रूप से सघन है और अन्य सभी से अलग है। तो देखो दोस्तों, फिफ्थ डेंसिटी के बारे में वो ये कह रहे हैं, फिफ्थ डेंसिटी में केवल थॉट के ऊपर काम होता है। सोच के अंदर होंगी जो चीजें, सोच से चीजों का निर्माण, ठीक है, ये चीजें सिखाई जाती हैं वहां पे। अपनी इसी सोच से, इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके, इसी रोशनी का इस्तेमाल करके चीजों का निर्माण कैसे किया जा सके। लेकिन वहां पे उसके अलावा और जितनी भी गतिविधियां होंगी ना, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ये सारी गतिविधियां वहां जाके बंद हो जाती हैं, क्योंकि सबका फोकस ही उस एक अनंत रचयिता की रोशनी को समझने में लग जाता है कि इसका कितनी कितनी तरीकों से रचना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पांचवी घनत्वता में पहुंच के ओरायन ग्रुप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जो पहले से ही दूसरों की सेवा के रास्ते पर निकल के गए होते हैं ना, उनके लिए पांचवी घनत्वता में जाकर वहां के लेसन लेने आसान हो जाते हैं। तो खैर दोस्तों, यह इस सत्र का आखिरी सवाल था, और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उसे एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।